फल की चिंता करना आपका काम नहीं है, आपका काम है कर्म करना, कर्म करते रहिए, मेहनत से पढ़ाई करिए, फल आपको निश्चित एक दिन मिलेगा। ठीक है, तो मैं जो अभी कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए जल्दी से। और हम लोग जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसको मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार देख लीजिए जो हम लोगों ने अभी तक जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसमें एक बार देखो। देखो बेटा एक बार जल्दी से, और किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो। बेटा बोलने के लिए मैं नहीं बोला है, आप लोग बोल क्यों रहे हो? बातें हो गई, अब पढ़ाई करो। और आप लोग साथ में क्वेश्चन लगा रहे हो बेटा, क्वेश्चन भी साथ में लगाते रहना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। क्या जी? ये न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, इथेनोफिल, बेसोफिल। एक बार देखो जल्दी। हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं ब्लड के लिए, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स जिसमें आर्टरी और वेन्स के बारे में पढ़ते हैं। बेटा बोलो मतलब। इसके बाद मैंने आपको बताया था ब्लड के बारे में, मैंने कहा था दो पार्ट होते हैं, ब्लड सेल होता है और क्या होता है प्लाज्मा, ये बताया था। ब्लड सेल में 3 टाइप की सेल होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट सेल। इसके बाद हमने कहा था प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा होता है उसमें वाटर होता है, प्रोटीन्स होती हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और ये सब होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है प्लाज्मा। इसके बाद मैंने आपको बताया था ब्लड के बारे में पूरा पढ़ लिया था हम लोगों ने। आरबीसी डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप होते हैं, ग्रैनुलोसाइट और, अच्छा एक बात और सुनो बेटा, ग्रैनुलोसाइट का मतलब होता है कि जिसमें अंदर जो सेल होता है उसके अंदर ग्रैनुल्स लाइक न्यूक्लियस होता है। ग्रैनुल्स का मतलब होता है दाने लाइक, आपको दिख जाएगा। और जो ए ग्रैनुलोसाइट होता है उसके अंदर कोई भी ग्रैनुल्स टाइप का नहीं होता है। तो आप लोग स्ट्रक्चर देख के समझ सकते हो कौन सी सेल कौन सी है। जैसे मैंने कहा था ग्रैनुलोसाइट होता है, उसके 3 टाइप होते हैं, इथेनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। आप लोगों को बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना नीट में। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कौन सी सेल का क्या फंक्शन है, न्यूट्रोफिल का क्या है, इथेनोफिल का क्या है और बेसोफिल का क्या है। और अगर हम बात करें ए ग्रैनुलोसाइट की तो वहां पे होती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट के 2 पार्ट होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ठीक है, अगर आप लोगों को सेल के फंक्शन पता है तो आप लोग काफी क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, वहां पे स्ट्रक्चर दिया था सेल का, इथेनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। लेकिन अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे कौन सी सेल का परसेंटेज कितना होता है, तब आप क्वेश्चन वो कर पाओगे। और उस परसेंटेज के हिसाब से आपको अगर डायग्राम भी नहीं पता है तब भी आप फंक्शन बता दोगे क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार फंक्शन देख लेना क्या क्या होते हैं, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें बेटा, तो मैंने आपको बताया था डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। इसके बाद हमने देखा था कोगुलेशन ऑफ ब्लड। मैंने कहा था वहां प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, वो कन्वर्ट होती है किसमें, फाइब्रिन में, और फाइब्रिन में होती है तो वही क्या होता है ब्लड क्लॉट, वहां पे बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको। दूसरा हमने देखा था लिम्फ के बारे में पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कोगुलेशन हो गया ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था एबीओ ग्रुपिंग और पढ़ा था आरएच ग्रुपिंग। सही है, ये सब पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हार्ट जो होता है हमारा कैसे वर्क करता है। मैंने कहा था हार्ट बीट क्या होता है, ऐसे नोट कैसे एक्शन वोल्टेज जनरेट करता है, जब कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, रिलैक्स करता है तो क्या होता है। हमने कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा था, इसका टाइम था 0.8 सेकेंड, 1 मिनट में हमारा 72 बार हार्ट बीट करता है, ये सब हमने पढ़ा था। अगले हम लोगों ने पढ़ा था कि हार्ट का जो वर्क होता है वो कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट होता है हमारा, अब से लग रहा है ना वो आवाज कर रही है, जो हार्ट होता है हमारा
मैंने कहा था हार्ट जो हमारा एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार क्या करता है, रिलैक्स, सही है। लेकिन चारों चैम्बर एक साथ ना तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ना ही रिलैक्स करते हैं, हर किसी का टाइम पीरियड क्या होता है, अलग। इसके बाद मैंने कहा था ऐसे नोड जितनी बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा हमारा हार्ट उतनी बार क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और रिलैक्सेशन अपने आप रहता है, ये तो आपको पता है। बेटा आपको ये पता है कि कौन से बल्ब कहाँ लगे होते हैं, ये भी पता है, ठीक है। दूसरा आपको ये भी पता है, मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्शन फेज को बोलते हैं सिस्टोलिक फेज, और उसका मतलब होता है एम्प्टी फेज। एम्प्टी फेज का मतलब होता है हार्ट से ब्लड निकलेगा, मतलब ब्लड हार्ट से निकलेगा, हाँ ठीक है। और दूसरा तुम्हारा होता है रिलैक्सेशन फेज, जिसका मतलब होता है डायस्टोलिक फेज, और उसका मतलब होता है फिलिंग स्टेट, यानी कि वहां पे क्या होता है, हार्ट में ब्लड आता है। दूसरा मैंने आपसे बताया था कि आर्टरी का मतलब होता है ब्लड को ले जाने वाला बॉडी पार्ट्स तक, और वेन्स का मतलब होता है बॉडी पार्ट से ब्लड को लाने वाली। उल्टा होता है हमारा कौन सा, पल्मोनरी सर्किट में, वहां पे क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी में CO2 वाला होता है और पल्मोनरी वेन्स में कौन सा होता है, O2 वाला। ये आप लोगों को सब चीज क्लियर है, बताओ किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, आर्टरी वेन्स में डिफरेंस क्लियर है सब लोगों को। तो बेटा आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हमारा कौन सा टॉपिक है, इसके बाद हाँ मैंने बताया था आपको ECG के बारे में, ठीक है। मैंने कहा था वहां एक P वेव होती है, एक QRS कॉम्प्लेक्स होता है और एक होती है T वेव। P वेव का मतलब होता है एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, QRS कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और जो तुम्हारी T वेव होती है उसका मतलब होता है रीपोलराइजेशन। क्लियर है इतना सब कुछ। तो हम लोगों ने ECG के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने डबल सर्कुलेशन समझ लिया। हम हाँ, साइनसिस का मतलब होता है वो कैविटी जिसमें ब्लड भरा होता है, जो ओपन कैविटी होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो बेटा जिसमें जैसे आर्थ्रोपोड्स हो गए इंसेक्ट, तो उनमें क्या होता है, इंसेक्ट में कैविटी होती है, उसमें ब्लड भरा होता है, और उसमें ऑर्गन क्या होते हैं, डूबे हुए होते हैं। उस ऑर्गन की जो ब्लड की कैविटी होती है बस उसको बोलते हैं साइनसिस, ठीक है, और कुछ नहीं होता, ठीक है। अगले देखो बेटा, क्लियर है ना, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ ये तो सब क्लियर है। तो आप लोगों को यहाँ तक सबको क्लियर है, बताओ सब लोगों को, किसी को कोई सिंगल भी डाउट तो नहीं है। बेटा हर चैप्टर को ऐसे ही कंप्लीट करो कि किसी भी चैप्टर में कोई डाउट ना रहे, और किसी बच्चे को अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि इस चैप्टर से थोड़ा और बताइए, तो वो भी मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग बताया करो मुझे। जैसे मैंने आज एक क्वेश्चन देखा था, उसमें आपका दिया हुआ है कि क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, उनके नाम बताओ। क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है। तो इतनी सी बात है, अभी 2 मिनट में मैं गूगल पे जाऊंगा और आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। एक बार नाम लिख के और आप लोग उनको याद कर लेना कि क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट कौन सा होता है, क्योंकि टोटल होते हैं 13। कितने होते हैं, 13। तो आप लोग टोटल 13 के नाम याद मत करना, लेकिन 5 या 6 तक आप लोग नाम याद कर लेना, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद आप लोगों ने इतना पढ़ लिया। अच्छा ये बताओ, शाम को ऑनलाइन कौन नहीं आता है? अभी भी कौन नहीं आ रहा है? बेटा मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए, अच्छा कल मैंने आपको पढ़ाया था, सही लगा आप लोगों को? अब मैं वैसे पढ़ाने लगा हूँ जैसे यहाँ पे पढ़ाता हूँ, मतलब बाकायदा NCERT मोबाइल में ही खोल के, और आप लोगों को ऐसा लगेगा अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे आवाज, तो आपको लगेगा कि हम लोग आराम से कहाँ पढ़ रहे हैं, क्लास में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कल मुझे लग रहा है 34-35 बच्चे आए थे, 35 बच्चे थे, और आज कोशिश करेंगे कि हमारा नंबर 40+ होना चाहिए, ठीक है, 40+ होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आप आज बताओ कौन चैप्टर पढ़ाना है? कल पढ़ाया था एनाटॉमी, आज मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासेस में पढ़ा दूं। थोड़ा सा बचा है बस, थोड़ा सा खाली वो बचा है खाली सेक्शन, बस उसमें लीफ के बारे में समझाना है, बकाया तो क्लियर है सब। और बताओ आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, एक बार वो भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। और बेटा उसके थ्रू बोलो मत, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू ऐसे ही 1 चैप्टर 2 चैप्टर पीछे का पढ़ते रहेंगे और आपका रिवाइज होता रहेगा लगातार। यहाँ पे आप लोग कंटिन्यू चलते रहो, ठीक है, चल रहे हैं, और जिससे आपके नॉलेज में वो सब चैप्टर रहेंगे। लेकिन बेटा सब लोग ऑनलाइन आ जाया करो, ठीक है, सभी लोग जितने बच्चे हैं। तो और मैं सोच रहा हूँ अगर सही रहा तो मैं उस हिसाब से वीडियो बना लूंगा यूट्यूब पे, 1 घंटे का वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया, आप लोग जब चाहो तो घर में भी देख सकते हो, ठीक है। साथ में चैनल भी ग्रोथ कर लेगा। वो बेचारा बहुत दिन से पैसे खाली पड़ा है, उसमें कोई वीडियो नहीं पड़ी है, लेकिन फिर मेहनत बहुत एक्स्ट्रा हो जाती है कि पूरे दिन तो पढ़ाना होता है, फिर शाम को अपलोड करूँ बैठ के। चलो देखता हूँ मैं जो भी होता है, और सही है, चलो कोशिश करूँगा ये भी काम करने की, ठीक है। तो जिससे आप लोगों को हर तरफ से फिर मिल जाएगा, जो भी पढ़ना है पढ़ो आराम से कहीं से भी, ठीक है। चलो तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ हार्ट, ये तो पढ़ेंगे, ये तो पढ़ेंगे, ठीक है।
हाँ भाई है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, मतलब कार्डियक जो हार्ट की एक्टिविटी होती है वो रेगुलेट कैसे होती है। बेटा आप लोग बताओ, मैंने कहा था हमारा हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक भी होता है और कैसा होता है, न्यूरोजेनिक। मैंने कहा था मायोजेनिक का मतलब कि हमारे हार्ट जो है वो ऐसे नोड होता है हार्ट में, और जो नोडल टिश्यू से बना हुआ है वो क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट खुद से करता है, पता है आप लोगों को, जिससे इलेक्ट्रिकल इंपल्स निकलती हैं और वो क्या करती हैं, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इसका मतलब हार्ट हमारा खुद से अपने आप से कंट्रोल होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक का मतलब होता है कि हमारा हार्ट जो होता है वो नर्वस सिस्टम से भी कंट्रोल होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों का, जैसे आपने कोई डरावनी चीज देखी या कुछ भी आपको स्ट्रेस हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, और जो हार्ट बीट आपकी बढ़ती है इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों का कहाँ से सिग्नल आया, ब्रेन से। कहाँ से आया, और ब्रेन से सिग्नल आया, इसका मतलब ये है कि आपका वहां पे जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। मैं आपको नर्वस सिस्टम का अभी ये चैप्टर भी है अगले, लेकिन फिर भी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, अगर नर्वस सिस्टम है, क्या है नर्वस सिस्टम का मतलब आप लोग जानते हो, तंत्र का तंत्र, जिसमें नर्व हमारी आती है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, मतलब जितना भी हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम है वो सब कौन कंट्रोल करता है, और साथ में करते हैं हॉर्मोन्स, ठीक है, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे समझ लो नर्वस सिस्टम को हमारे दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक किया है बेटा सीएनएस और एक किया है, इसका मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसका मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है इसमें ब्रेन आता है और आती है बेटा स्पाइनल कॉर्ड, ये बात आपको पता है। और पीएनएस का मतलब होता है जहां पे हमारी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आती हैं। जैसे कि ये मान लिया बोर्ड है, इससे तार निकले हुए हैं तभी तो करंट जा रहा है, पंखे में, बल्ब में, सब में जा रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्पाइनल नर्व होती है, और कौन सी नर्व होती है, क्रेनियल। क्रेनियल नर्व का मतलब होता है जो ब्रेन से निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व। तो यहाँ पे मैंने कहा था पीएनएस जो पार्ट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक है एएनएस और एक क्या है एसएनएस। इसका मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और इसका मतलब होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बेटा मैंने आपसे कहा था कि ये वाला जो पार्ट होता है ईएनएस वाला, जहां भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लिखा होगा उसका सिंपल सा मतलब ही ये होता है कि ये इनवॉलंटरी फंक्शन कंट्रोल करता है। किसको करता है बेटा, इनवॉलंटरी का मतलब होता है ऐसे फंक्शन हमारी बॉडी के जो डायरेक्ट कनेक्शन हो ब्रेन से, कहां से हो, ब्रेन से, लेकिन उनका कनेक्शन हमारे अंडर में ना हो, हमारी इच्छा से ना हो। जैसे हार्ट बीट तेज होती है कि आपकी इच्छा से होती है, खुद से होती है। आप लोग सोचते हो भाई कंट्रोल हो जा, होता नहीं होता है। कभी आप लोग कोई कुछ बोलने जा रहा है, अभी मैं किसी बच्चे को खड़ा कर दूं, कहूं बेटा यहाँ पे आके दो लाइनें सुनाओ कुछ भी, तो बच्चे की हार्ट बीट अपने आप बढ़ जाएगी, बढ़ जाती नहीं, बढ़ जाती। और आप लोग सोचोगे यार याद तो मुझे आ रहा है लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है यहाँ से, तो आप सोचते हो भाई कंट्रोल हो जा, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि ये इनवॉलंटरी फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला कौन सा होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं वो बिना हार्ट बीट, उसका हार्ट और खुश हो जाएगा यहाँ पे आ गया तो कहेगा हाँ हम तो सुना देते हैं, हम तो सुनाते रहते हैं, ऐसा होता नहीं होता है। लेकिन आप लोग कभी भी नई जगह जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा हार्ट बीट आपकी अपने आप से बढ़ जाएगी और आपका बड़ी भी होगी। जिसने अगर कोई स्टेज फंक्शन नहीं किया है तो उसकी बढ़ जाएगी, और जिसने अगर कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस किया है उसकी नहीं बढ़ेगी। सही है, आप लोगों ने कितने सरकारी बच्चों ने किया स्टेज परफॉर्मेंस किया है ना, इसने भी किया है, वर्षा ने, वो तो हंस रही दूर से ही, वो तो डेली डांस करती है वहां। इसके बाद इधर देखो वॉलंटरी फंक्शन कंट्रोल कौन करता है, हमारा एसएनएस। जैसे बेटा वॉलंटरी का मतलब होता है स्केलेटल मसल, क्या होती है आप लोग बताओ, हाँ जाओ इधर देखो, स्केलेटल मसल्स का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी मसल्स हैं, जगह नहीं है बेटा, ऐसा करो जगह है, रुक जाओ, आप दो और दो लोग अलग अलग बेंच पे बैठो, कोई दो लोग एक साथ बैठ जाओ, कोई से भी चार लोग बैठ जाओ एक साथ, या तो आप दोनों चले जाओ वहां बैठ जाओ, या उन दोनों को बुला लो भैया बंदी में चले जाओ तुम लोग, चले जाओ, कोई बात नहीं, कहीं बैठ जाओ, बैठने का मतलब है। इधर से किधर जाओ, अब देखो आप लोग भैया बंदी निभा लिया करो थोड़ी, वो कह रहा है हम नहाओगे
लड़की में लड़ाई कर रहा है, बस तो लड़कियां कहती हैं हैं? अब अपोजिट होता है? नहीं अपोजिट होता है, अब भी ऐसा ही होता है। सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो ज्वेलर्स की वो होती नहीं है, एक चली आ रही है वो सबसे ज्यादा होती किसके अंदर? गर्ल्स के अंदर। अभी आप अभी कर रही है ऐसे ऐसे, लेकिन सबको पता है मुझे किसके अंदर क्या होता है। ठीक है, इधर आ जाओ बेटा, इधर देखो। अब आप लोग ये समझो, अब ये आरती वर्षा में हमेशा रहता है, एक ज्यादा काम करता है, एक कम काम करता है, एक घर पे एक साथ रहती है, तो लड़ाई करती रहती है 24 घंटे। नहीं होता है तो अच्छी बात है। इधर देखो, स्केलेटल मसल्स का मतलब ये होता है कि हमारी जो नर्व होती हैं उनका संबंध किससे हो, जो सिग्नल भेजें कहाँ पे, हमारे स्केलेटल मसल्स के लिए। जैसे हाथ का मसल्स हो गया, अब ये हाथ का मेरी इच्छा से चल रहा है हाथ, ना कि मेरी डायरेक्ट ब्रेन से कंट्रोल है। ठीक है, मेरी इच्छा से हो रहा है। इसका मतलब किससे सिग्नल आ रहा है बेटा? एसएनएस से, सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। ऑटोनॉमिक का मतलब होता है जैसे आपका रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है, पढ़ा था हमने, ऑटोनॉमिक का पार्ट है। इसके बाद तुम्हारा हार्ट बीट कंट्रोल हो रहा है, जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शन है टोटल, एलिमेंट्री कैनाल का कनेक्शन हो गया, किडनी का हो गया, लीवर का हो गया, सही है, स्टमक का हो गया, जितना भी इनवॉलंटरी फंक्शन ब्रेन से डायरेक्ट कंट्रोल है वो कौन सा पार्ट संभालता है? ईएनएस। और इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, एसएनएस और पीएसएनएस। यानी कि एसएनएस का मतलब होता है सिंपैथेटिक और इसका मतलब होता है पैरासिम्पैथेटिक। समझ गए? ये दोनों में डिफरेंस है बेटा, इसका मतलब है सोमैटिक और इसका मतलब है सिंपैथेटिक। अब अगर मान लिया हार्ट बीट तेज हो रहा है तो कौन सा एक्टिव होता है? ये वाला। और हार्ट बीट अगर कम हो रहा है तो कौन सा एक्टिव होता है? ये वाला। समझ गए आप लोग? तो हम लोग पढ़े रेगुलेशन क्या हार्ट का कैसे होता है, कार्डियक एक्टिविटी कैसे हमारी रेगुलेट होती है। ठीक है, तो हम लोग किताब निकालो बेटा। ठीक है बेटा, तो हम लोग इसके पढ़े। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक। ये तो हो गया ना हमारा ये वाला पोर्शन। ठीक ठीक, हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, यानी कि हमारा हार्ट जो होता है उसकी जो उसका रेगुलेशन कैसे करके होता है। तो सभी लोग किताब निकालो और बैठो आराम से। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, एक करके समझाते हैं आपको। यहाँ पे कह रहा है नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली मतलब होता है खुद से। क्या होता है? यानी कि जो हार्ट होता है उसका नॉर्मल एक्टिविटी जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है वो कैसे हो रहा है? खुद से हो रहा है। कैसे हो रहा है? खुद से हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ है ऑटो रेगुलेटेड। क्या हुआ बेटा? बाय स्पेशलाइज्ड मसल, और जिसे बोलते हैं नोडल टिश्यू। इसका मतलब है सिंपल सा ऐसे नोड, चाहे लिख लो बराबर में। नोडल टिश्यू से क्या बना होता है? ऐसे नोड। सही है, तो मैंने कहा था जब भी ऐसे नोड कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो इसका मतलब हार्ट हमारा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हो मुझे इसके अलावा और कौन सा ऑर्गन है जो खुद से कंट्रोल होता है, ऑटो रेगुलेटेड होता है हमारी बॉडी में, जो ब्रेन से कनेक्शन मतलब नहीं है, खुद से रेगुलेट होता है? इसके अलावा किडनी। कौन होता है? किडनी भी हमारी ऑटो रेगुलेट होती है। आप लोगों को पता है कि आप लोग पानी कम पियो ज्यादा पियो, किडनी को भी पता लग जाता है कि आपने पानी कम पिया या, तभी तो आपने देखा होगा कम पानी पीते तो यूरिन का फॉर्मेशन कम होता है और ज्यादा पानी पीते तो यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। इसका मतलब किडनी को भी खुद से पता होता है, वो भी अपने आप को खुद से कंट्रोल करती है। क्लियर हुआ? ठीक है, वहां पे मैं आपको एसकेटी इसके बाद जिस चैप्टर है उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, अगले देखो, तो यहाँ पे ये कह रहा है बेटा कि हमारा जो नॉर्मल एक्टिविटी हार्ट की होती है वो कैसे होती है? खुद से कंट्रोल होती है। कैसे होती है? खुद से। और इसीलिए मैं बोल सकता हूँ ऑटो रेगुलेटेड हमारा हार्ट होता है, क्योंकि हमारा हार्ट में क्या होता है? नोडल टिश्यू। और नोडल टिश्यू का मतलब क्या होता है? ऐसे नोड। क्या होता है? और आपको पता है ऐसे नोड क्या करता है बेटा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। अब ये बात आपको रट गई होंगी, ये ज्यादा मत लिखो। अगले देखो, कह रहा है हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। इसीलिए हम हार्ट को क्या बोलते हैं? मैंने कहा था मायोजेनिक हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा हार्ट खुद से क्या होता है? रेगुलेट होता है, यानी खुद से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स करता है।
अगर आप हार्ट को अपने बॉडी से बाहर निकाल दोगे और उसे प्रॉपर ब्लड और ऑक्सीजन दोगे तो इसका मतलब हमारा हार्ट बाहर भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहेगा आराम से, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑफ लोंगिटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अभी मैंने बताया था इसका काम ही होता है इनवॉलंटरी फंक्शन को देखना। अब बेटा मेडुला ऑफ लोंगिटा कौन सा पार्ट है, आपको पता है हमारा हार्ट जो होता है तीन पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और एंड ब्रेन। फोर ब्रेन में होता है सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में ब्रेन का पार्ट नहीं होता है, और जो हमारा एंड ब्रेन होता है उसमें तीन पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑफ लोंगिटा। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, मेडुला ऑफ लोंगिटा की। कह रहा है न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक। अभी मैंने बताया था बेटा सिंपैथेटिक क्या है, पार्ट ऑफ ईएनएस। मैंने बताया था ईएनएस के दो पार्ट डिवाइड है, एक है एसएनएस और एक है पीएसएनएस। तो इसका मतलब बेटा क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ गए हम लोग। तो ये किसका पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। अगर अभी भी कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो सर कि क्या है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, तो आप लोग टेंशन ना लो, नर्वस सिस्टम में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सब चीजें, ठीक है। यानी कि ब्रेन का पूरा आपको बताएं, आपकी बॉडी पूरे जाल बना हुआ है न्यूरॉन्स का। किसका, न्यूरॉन्स का। जो भी इंपल्स आपकी बॉडी में जाती है या आप उसका कोई भी रिस्पॉन्स करते हैं, वो सब क्या होता है, कॉन्शियसनेस। मैं आपको पहले चैप्टर में बताया था कि कॉन्शियसनेस हमारे लिविंग का डिफाइनिंग फीचर होता है। अगर कोई लिविंग है तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस 100% होगी, चाहे वो बैक्टीरिया हुआ, चाहे वो बड़े से बड़ा कॉम्प्लेक्स कोई भी एनिमल हुआ। आप लोगों को ये भी पता है बेटा, जैसे हमारा जो अंदर होता है, कॉर्डेट के अंदर होता है, वो कुछ अच्छा होता है, ब्रेन भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कम होता है। जैसे आप इन्वर्टिब्रेट्स में देखोगे तो नीचे के एनिमल के पास ब्रेन ही नहीं है, और ब्रेन नहीं है तो उनके पास क्या वो कुछ चीज समझ सकते हैं क्या, या कुछ स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर, नहीं कर सकते। लेकिन हाँ वो इतना कर सकते हैं कि उन्हें पता लग जाता है कोई चीज, हमारा फूड कहाँ पे है, हम हैं कहाँ पे, उनका निवास स्थान क्या है, उनका खाने का इंतजाम क्या है, वो ये सब चीज जानते हैं। कौन सी पानी गर्म है, कौन सा ठंडा है, उन्हें ही पता होता है ये सब। लेकिन क्यों, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा नर्वस सिस्टम टाइप का होता है, यानी कि कुछ ना कुछ न्यूरॉन्स उनके पास होते हैं। समझ गए हम लोग। क्योंकि देखो सेंसिटिविटी के लिए बेटा, अगर मैंने एक बार बताया था, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है तो वो कैसा है, नॉन लिविंग। जैसे एक एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा वहां पे लिखा भी है, टॉपिक लिखा है, अगर कोई आदमी जिंदा है, कैसा है, जिंदा, और उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, मतलब यह है कि उसका जो कोमा में है, सही है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो बताओ वो लिविंग होगा या, तो मैंने क्या बोला था उसको, नॉन लिविंग। क्योंकि बेटा नॉन लिविंग का मतलब है भाई, अगर ऐसा ना होता तो फिर रोबोट भी इंसान होते। रोबोट इंसान को हम लोग क्यों नहीं बोलते उनको ह्यूमंस की तरह सारे काम कर लेते हैं रोबोट, लेकिन रोबोट को हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो और उसका आप रिस्पॉन्स करें। क्या करें, रिस्पॉन्स का मतलब होता है जैसे आपने किसी को देखा तो आपके अंदर कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी होगी, और वही क्या होता है, कॉन्शियसनेस। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है बेटा ये जो ईएनएस है इसका पार्ट कौन सा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये साफ साफ लिखा है कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। ये क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। कौन सा पार्ट, एसएनएस, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस, जो किसका पार्ट है बेटा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगले कह रहा था स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयरबाय द कार्डियक आउटपुट, और इससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। आप लोग बताओ, कल मैंने बताया था एथलीट जो पर्सन होते हैं उनका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है, क्योंकि उनका हार्ट बीट जो होता है वो ज्यादा तेज बीट करता है। अब एक बात सोचो, आपका हार्ट जो रेट है पूरे दिन में 72, एवरेज 72 बार रहा। एक ऐसा है जिसने काम किया, बहुत सारा रेस लगाई सुबह को, फिर उसके बाद फिर और काम किया, उसका हार्ट बीट हमेशा तेज रहा, तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, ज्यादा ही होगा, ज्यादा होगा ना। इसीलिए आप लोगों को सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए। करते हो आप लोग कोई, आप लोग मेडिटेशन करते हो, तुम करती हो, और कौन करता है बेटा, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, कोई करता है बच्चा यहाँ पे। वैसे आप लोगों का ये बहुत अच्छा काम है, करना चाहिए आप लोगों को मेडिटेशन। मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप लोगों को दो काम करने चाहिए। पहला काम सुबह उठ के मेडिटेशन, और दूसरा काम होता है शाम को
बैठ के ये लिखना कि आज मैंने क्या किया, मतलब क्या नहीं कि मैंने उधर कुछ देखा, ये बातें नहीं अच्छी अच्छी बातें कि आज आपने बेस्ट क्या किया अपने पूरे दिन में, मतलब एक काम को अच्छा किया नहीं किया। जैसे आपने 4 घंटे पढ़ाई की सेल्फ स्टडी, तो आप उसमें लिखो आज मैंने 4 घंटे सेल्फ स्टडी की, तो आपको पता लगेगा कि आप लोग कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। आप लोग कभी अपना सेल्फ इवैल्यूएशन वो करते हो कि आप क्या कर रहे हो आज? नहीं करते हो ना, खाली खाना खाया सो गए बस। अगर बेटा आप 20 मिनट अपने डायरी लिखो पर डे, 20 मिनट, और उसमें अच्छे काम लिखो, मैंने आज अच्छे काम क्या किए, ये आपका फर्ज बनता है लिखने का। लेकिन आप लोग क्या करते हो, डायरी होगी भी तो उसमें सारी लिखी होंगी। मैंने लिखा था, लेकिन फिर उसके बाद मेरी लाइफ में ऐसा मोड आ गया कि मैंने लिखना ही बंद कर दिया। मैंने कहा वो पढ़ूंगा कभी तो उदास हो जाऊंगा फिर, तो इसलिए मैंने फिर नहीं लिखा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग आप लोगों को डायरी लिखनी चाहिए, जिसमें आप लोग ये लिखो कि पूरे दिन में मैंने कितने देर पढ़ाई की और मैंने अच्छा काम क्या किया पूरे दिन में। अच्छा काम का ये मत लिखना कि मैं उधर गया गली में और वहां पे वो मिली, ऐसा नहीं लिखना। आप लोगों को ये लिखना है कि आज मैंने क्या काम किया। जैसे आपने एक अच्छा काम किया कि आज मेरा फास्ट था, अच्छा काम है, व्रत था। दूसरा, आज मैंने पूजा की, अच्छा काम है। आज मैं मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ा, दोपहर में कोचिंग जाके 3 घंटे पढ़ा, और इसके बाद शाम को मैं 4 घंटे पढ़ा। आपको अनुमान लगेगा पूरे दिन का, शांत रहो, पूरे दिन का शाम को आपको पता लग जाएगा कि आपने हर दिन कितना पढ़ा। तो बेटा ऐसे कई दिन निकलेंगे जिस दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़े घर पे जाके, तो आपको एहसास होगा कि यार इस दिन तो मैं पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसे आप किया करो, लेकिन कोई अच्छे काम हो तभी तो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अच्छे काम, किसी ने धोखे से डायरी चुरा ली तो चक्कर में पड़ जाऊंगा। पता नहीं है कि आप डायरी लिख रहे हो, आपका दोस्त आ गया, उसने डायरी धोखे से पढ़ने लगा, तो देखेगा ये कितना बड़ा वाला गधा है, करता क्या है पूरे दिन में। चलो, तो आप लोगों का 2 काम मेरी इच्छा से करना। अगर डायरी ना लिखो तो मेडिटेशन किया करो, वो अच्छी चीज है। मेडिटेशन का मतलब होता है बेटा 2 मिनट आप लोग बैठा करो, 2 मिनट बैठ के, और जो भी जिसको आप मानते हो, जिसको भी उसका इमेज ध्यान में रख के, आप किसी और का मत रखना, भगवान की बात कर रहा हूँ। उसका इमेज दिमाग में रख के, और आप लोग कुछ अच्छा सोच सकते हो, जिससे आपका दिन अच्छा जाएगा। दिन अच्छा का मतलब होता है कि आप लोगों को लगेगा अच्छा मैंने काम किया सुबह से, और इससे बेटा आपकी जो इंटरनल पावर होती है वो भी बढ़ती है। इंटरनल पावर बढ़ती है, और कंसंट्रेट जो हम दिमाग रखते हैं वो भी हमारा रह पाता है। ये काम करना। चलो अगले देखो, कुछ तो कहना है बैठेंगे कुछ और करने, कुछ और हो जाएगा। ये देखो, इसके बाद कह रहा है बेटा, तो ये कार्डियक आउटपुट क्या होगा, बढ़ जाएगा। सही है, अगर हार्ट बीट बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। अगले कह रहा है ऑन द अब बोलो मत, ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिग्नल एंड द कंपोनेंट ऑफ ईएनएस डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। ये क्या करेगा, हार्ट बीट को डिक्रीज कर देगा, और कह रहा है स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयरबाय द कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, कम। अगले कह रहा है एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। अब आपको यहाँ पे ध्यान होगा, अगर किसी बच्चे ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा तो मैंने ये समझा दे रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब एड्रिनल जो ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर, वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में? एक होता है उसका एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रिनल मेडुला। यहाँ पे लिखा है बेटा एड्रिनल मेडुला, मेडुलरी वाले पार्ट होता है, उससे होते हैं आपके डोपामीन का सिक्रेशन, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं उसमें हार्मोन्स का नाम है एड्रीनेलिन, और कौन सा है, एपिनेफ्राइन। ध्यान है आप लोगों को, इन हार्मोन को बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा, इमरजेंसी हार्मोन। इनको 3F हार्मोन बोलते हैं, फाइट, फ्लाइट और फियर। आपने देखा होगा आपके फादर की किसी लड़ाई हुई, आप लोग शांत हो, ठीक है। आप लोग मतलब क्या है कि फादर की लड़ाई हो रही, चलो कोई बात नहीं, आपको कराई पड़ा है, तो आप लोगों को एक बार एकदम बहुत गुस्सा आएगा, रुक कभी तेरी नहीं आएगा। तो जो आप तो उस टाइम पे क्या हुआ, आपके अंदर एकदम से एड्रिनल मेडुला वाले हार्मोन्स का सीक्रेशन, इमरजेंसी हार्मोन का सीक्रेशन हो गया। मान लिया एड्रीनेलिन का हो गया, सही है। और जैसे ही उसका सीक्रेशन होगा, आपका गुस्सा चौथे आसमान पे, फिर तो आपके अंदर एनर्जी बहुत आ जाएगी, आपके प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे, आपके बाल खड़े हो जाएंगे, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, और आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा।
और यही कारण होता है कि आपने देखा होगा इमरजेंसी जब ऐसा स्ट्रेस कंडीशन आती है तो हम लोगों का सब कुछ चेंज हो जाता है। हमको लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, सही है। आप जो कहना नहीं चाहते वो भी कह देते हो कभी कभी। तो इसका मतलब यही होता है कि एड्रिनल मेडुला वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनका सीक्रेशन होने लगता है। और मैंने कहा था कि हार्मोन का सीक्रेशन तुरंत बंद नहीं होता है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ जब भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है और आपको लगे कि ये ऐसा पर्सन है गुस्सा करने वाला भी नहीं है, तो आप लोग अगर गुस्सा हो भी जाओ तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाया करो, या पानी पी लिया करो, या बाहर निकल जाया करो, ठीक है। सिंपल तरीका है। जैसे हार्मोन का जो आपका बड़ा है लेवल, जैसे वो कम होगा अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर आप बार बार बात को वही माइंड में नहीं लाओगे तो अब ऐसा करो ना कि बार बार उसी बात को माइंड में ला रहा है तो कैसे कम हो जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो इसीलिए यही कारण होता है कि गुस्सा वाले टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को संभाला करो। तो समझ गए आप लोग। तो इसका काम होता है यहाँ से इमरजेंसी हार्मोन सीक्रेट होता है। ये क्या करता है, रेट ऑफ हार्ट बीट को क्या करता है, बढ़ा देता है। क्या करता है बेटा, इंक्रीज कर देता है। और इसका बहुत बड़ा रोल होता है इसका, इसीलिए लाइन लिखी हुई ध्यान रखना। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। समझ गए। जब भी आपकी दिन में या कभी साल में या महीने में एक दो बार ऐसा हुआ करे तो यही कारण होता है कि हमारे बॉडी में एड्रिनल मेडुला वाले पार्ट से इमरजेंसी हार्मोन का क्या होने लगता है, सीक्रेशन, जिससे हमें क्या होता है, गुस्सा आता है बहुत तेज, ठीक है। और लगता है अब तो मार देंगे जान से, ठीक है। और सुबह तक सही जाता है, जैसे वो होता नहीं होता है, होता है कभी कभी। चलो कोई बात नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा ये सब पढ़ते तो आप लोग पता होना चाहिए। और आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट तो आपको वैसे ही पता है कि गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे। आप लोगों को नहीं आता है वो आपके अंदर हार्मोन सीक्रेशन हो रहा है इसलिए आ रहा है। अभी आपको अगर प्यार आ रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन का सीक्रेशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपका बॉडी क्या है, कुछ नहीं है, एक मिट्टी के समान है। मिट्टी का मतलब एक मशीन है बस, जैसा उसको मॉडिफाइड करोगे, जैसे चलाओगे वैसे चलती रहेगी, समझ रहे हो। इसीलिए बेटा मैं एक बात और कहता हूँ, आपका जो बॉडी है, आपका जो दिमाग है, इससे आप जितना काम ले सको उतना ले लो। ये पता है आप लोग। अब ऐसा नहीं कौन से काम की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई वाले काम हो गए, मेहनत वाले हो गए, अपने आप को टेंशन वाले हो गए। अगर दूसरा आदमी खुश है तो खुश रहने दो, ऐसा नहीं कि तुमको टेंशन हो रही तो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा क्या। लेकिन मेन चीज है अपने जो आपका बॉडी है उसको खुश रखो। और दूसरा क्या है कि इससे जितना काम ले सको उतना लो। आप लोग अगर, आपको क्या लगता है, अगर आप बॉडी शॉडी बना लोगे आराम करके या फिर अपने आप को दुख नहीं दोगे, सही है, अपने आप से खुश रहो, मतलब वैसे ना कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, मजा आ रहा है, तो आप लोगों को पता है सबकी लाइफ 60 साल तक है, 60-65 साल तक सबको यहाँ से निकलना है, ठीक है, चले जाना है। और इसका कुछ नहीं होना है, खाली बस वो क्या होता है, वहां जाते हैं कहाँ पे, शमशान घाट, लकड़ियां रखी जाएंगी, उसको खत्म कहानी। तो ये इसलिए इस बॉडी से जितना काम ले सको उतना ले लो। अब आप काम क्या लोगे, ऐसा नहीं कि इसको फालतू में कहोगे घास काटो। इसका मतलब है कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई करो, रात में जाग के। अगर आपको नींद आ रही है तो कहो भाई नींद क्यों आ रही है, पढ़ाई करना है तो ये खुद से कहो। ऐसा नहीं कि आप लोग सोच रहे हैं मुझे नींद आ रही है तो मैं सोऊंगा ही सोऊंगा, तो दिक्कत हो जाएगी। समझ गए आप लोग, ठीक है बेटा। अगले हम लोग बात करते हैं डिसऑर्डर। किसकी बात करते हैं? अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो आप लोग सबसे पहला है जो वो है हाई ब्लड प्रेशर, जैसे बोलते हैं हाइपर टेंशन। आप लोग बताओ बेटा, मैंने कहा था नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80। जब हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 से ज्यादा हो जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बढ़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। समझ गए आप लोग। तो पहले एक बार रिवाइज करना। मैं पानी पी लूं, थोड़ा सा पानी है किसके पास? तो हम लोग डिसऑर्डर के बारे में पढ़े। तो मैंने पहला कौन सा बताया बेटा, हाई ब्लड प्रेशर।
अच्छा, अगर आपका हाई बीपी ज्यादा रहेगा तो पता है सबसे ज्यादा अफेक्ट किससे किससे होगा, किस ऑर्गन को होगा हमारी बॉडी के? अगर हाई बीपी रहेगा तो सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गन हमारा अफेक्ट होगा? हार्ट तो होगा हार्ट की वजह से तो हो ही रहा है ये। दूसरा बताओ कौन सा ऑर्गन? किडनी। सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन होगा? किडनी, क्योंकि बेटा किडनी का सीधा सिंपल इस प्रेशर पे बहुत डिपेंड करता है किडनी। समझ रहे हो आप लोग? अगर चाहे हाई बीपी हो चाहे कैसा हो लो बीपी, सबसे ज्यादा तो अफेक्ट होगा वो कौन होगा? किडनी होगा। अगले देखो इधर, पढ़े इसको। कह रहा है बेटा हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। नॉर्मल कितना होता है बेटा? यानी कि 120 होता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक का मतलब ब्लड को भेजने वाला। और बेटा 80 कौन सा होता है? डायस्टोलिक प्रेशर। ये नॉर्मल है। कह रहा है इन दिस मेजरमेंट 120 mm Hg का मतलब क्या होता है? मरकरी में देखते हैं हम लोग इज द सिस्टोलिक। और पंपिंग प्रेशर एंड 80 mm Hg का क्या कौन सा होता है बेटा? और जिसे बोलते हैं रेस्टिंग। ठीक है। और कह रहा है प्रेशर यानी कि हार्ट को ब्लड से भेजने वाला, यानी कि हार्ट जो लगाता है प्रेशर एक जिससे ब्लड जाए सेल तक, तो वो कौन सा होता है? सिस्टोलिक, जो कितना होता है? 120। और जो जिस प्रेशर से ब्लड आता है हार्ट में वो कौन सा होता है? डायस्टोलिक, और जो कितना होता है? 80। और कह रहा है बेटा प्रेशर इफ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल 140/90, यानी कि क्या हो गया? ज्यादा हो गया ना 120 से, और 80 ज्यादा हो गया, तो इसी को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। यहाँ पे लिखा भी है, लिखा हुआ भी है बेटा। कह रहा है हायर इट शो हाइपरटेंशन, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। और कह रहा है हाई ब्लड प्रेशर लीड टू द हार्ट डिजीज होंगी, और आल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन, तुम्हारा ब्रेन हो गया या फिर किडनी हो गई, ये भी क्या होंगी? अफेक्ट होंगी। अच्छा ये बताएं आप लोगों को, हमारा जो ब्लड होता है वो सबसे ज्यादा जो ब्लड होता है वो कौन से ऑर्गन जाता है? सबसे ज्यादा किसको? किडनी को। पता है आप लोगों को? आपको मैंने ट्रिक बताई थी एक बार शायद, हमारे बताई थी ब्रेन का डॉक्टर अलग। इसका मतलब होता है 5, 10, 15, 20 और 25। ये कितना होगा टोटल जोड़ना बेटा? नहीं रुको रुको रुको, ये 10 से स्टार्ट होगा। 10, 15, 20, ये होगा 15 और ये होगा 20 और ये होगा 25 और ये होगा 30। अब सही है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आता है हमारा अलग का मतलब होता है अदर ऑर्गन, ये छोड़ दो 30%। सबसे ज्यादा आता है डी, डी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको जाता है 25%। और इसके बाद बेटा जाता है दूसरे नंबर पे किडनी के लिए 20%। और ब्रेन का मतलब ब्रेन का आता है 15%। और हाथ से क्या है? हार्ट, हार्ट के लिए कितना आता है? 10%। लिखो तो लिख लो, लिख दो। इस किताब में बेटा आधी चीजें लिखी हुई नहीं है, मैं अपनी किताब अलग बनाऊंगा। देखो हमारे ब्रेन का डॉक्टर अलग, इसका मतलब यहाँ पे 10% आएगा बेटा, यहाँ पे कितना आएगा? 15%, यहाँ पे आएगा 20%, यहाँ पे आएगा 25 और यहाँ पे आएगा। इसका मतलब है हाथ से बेटा हार्ट, और ब्रेन का मतलब तो ब्रेन हो गई, और कफ और किडनी, और इसका मतलब डॉक्टर का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब एलिमेंट्री करना। ठीक है। और इसका मतलब बेटा यहाँ पे अलग का मतलब है अदर ऑर्गन। देख लो कितना परसेंट ब्लड किसे जाता है।
सब लोग कॉपी लेके आते हो हैं? कॉपी पे लिख लिया करो एक्स्ट्रा चीजें। देख लिया देख लिया। तो बेटा यहाँ पे देखो हमारा किसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कितना आता है 25%, किडनी के लिए कितना आता है 20%, और इसके बाद हमारा ब्रेन के लिए कितना आता है 15% और हार्ट के लिए आता है 10%। ठीक है टोटल ब्लड का। तो हटाए थे। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हाँ तो यहाँ पे कह रहा है ये, तो हमारा ब्रेन और किडनी क्या होगा अफेक्ट होगा अगर हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो। सही है। तो हाइपरटेंशन वाला समझ गए, जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगले आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। पहले मुझे कौन बच्चा बताएगा कोरोनरी का सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो मैं तो पहले बताओ जल्दी से। कोरोनरी कोरोनरी का मतलब बताओ क्या होता है? परसों ही बताया कल या परसों। हाँ हार्ट का जब हार्ट में जाता है तो उसे क्या बोलते हैं कोरोनरी सिस्टम बोलते हैं। तो या इसका मतलब ये हार्ट डिजीज से प्रॉब्लम है। ठीक है। और ये कह रहा है CAD कैट कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यहाँ पे पता है क्या होता है? यहाँ पे ये होता है जैसे कोई जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट से ब्लड को हार्ट में ले जा रही है। ठीक है। और हार्ट में ले जाएंगे बेटा, अगर उनका रास्ता ल्यूमेन नैरो हो गया, क्या हो गया नैरो, वहां पे किसी चीज का डिपोजिशन हो गया, फैट का हो गया, कोलेस्ट्रॉल का होगा, किसी का हो गया। अगर मान लिया ये ब्लड वेसल है देखो, और यहाँ पे अगर कुछ डिपोजिशन हो जाए ऐसे, तो इसका रास्ता बहुत पतला नहीं हो जाएगा, तो ब्लड सही से पहुंच नहीं पाएगा। और ब्लड सही से नहीं पहुंचेगा तो बहुत सारी चीजें नहीं पहुंचेंगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो ये क्या हो जाएगा डिजीज, जिसे बोलते हैं CAD कैट। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या लिखा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रिफर टू एज क्या लिखा है एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। It is caused by deposit of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue which make the lumen of artery narrow। यानी कि जब आर्टरी क्या हो जाए नैरो हो जाए, पतली हो जाए, तो उसमें सही से हमारे ब्लड को इनफ चीजें नहीं पहुंच पाएंगी, और नहीं पहुंचेंगी तो वो हार्ट को, और हार्ट मसल्स को नहीं पहुंचेंगी तो वहां पे क्या होगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सही है। ये भी टाइप का ऐसे मान लो कि आपका जैसे कि हार्ट अटैक टाइप का पड़ सकता है अगर मसल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो। समझ गए आप लोग? तो कैट का मतलब क्या है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जब उसका ल्यूमेन रास्ता छोटा हो जाए और वहां पे ब्लड सही से ना पहुंच पाए। और बेटा हार्ट सोचो पूरे ब्लड को पंप कर रहा है और हार्ट की मसल्स को ही ब्लड ना पहुंचे तो प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। समझ गए आप लोग? ठीक है। अगले क्या है एंजाइना। इस केस में नहीं पड़ता है, नहीं वो इस केस में नहीं पड़ता है, स्टेंट तब पड़ता है जब आपका ऐसे नोट बेकार होता है। अब ये हो सकता है कि आर्टरीज में ही तो पड़ता है स्टेंट। तुम कौन से स्टेंट की बात कर रही हो? मैं तो पेसमेकर की बात कर रहा हूँ। नहीं इसमें क्या पड़ता है, वो तो हार्ट की डिजीज होती तब पड़ता है, जैसे ऐसे नोट वगैरह अगर बेकार जाता है तो पड़ता है। ये वाला हाँ ये वाला ही प्रॉब्लम होता है जब हम एंजियोप्लास्टी वगैरह करवाते हैं, जब जहाँ ब्लड वेसल्स का करवाते हैं ऑपरेशन वगैरह होता है और इसको हटाया जाता है फिर क्लॉट को, वो अलग होता है ये अलग होता है। अरे कहते नहीं नस फट गई, वो सभी कंडीशंस होती हैं, कहते नहीं ब्रेन की नस फट गई होता है तो भी होता है। ठीक है। अगले बेटा है एंजाइना। एंजाइना का मतलब होता है चेस्ट पेन, जब आपके सीने में दर्द हो तो उसको कंडीशन क्या बोलते हैं एंजाइना। अगले कह रहा है इट इज आल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस अ सिम्पटम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन। क्या होगा सीने में दर्द होगा, अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल्स। इसका मतलब ये है पहले कैड होगा ये CAD, इसके बाद क्या होगा एंजाइना।
यानी कि जब इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, हार्ट मसल्स में क्या होगा, दर्द होगा। और कह रहा है एंजीना कैन अकर्स इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज बट इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज एंड एल्डरली, मतलब पुराने लोगों में, ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। अब हम लोग सुनो, जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी, ब्लड की वो हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं पहुंचेगा पूरी सही तरीके से, तो वहां पे क्या होगा, चेस्ट पेन होगा और सीने में क्या होगा, दर्द। और उस कंडीशन में अगर किसी को पता लग जाए कि हाँ सीने में, तभी तो एक बात और बताऊं आप लोगों को, कभी भी ध्यान रखना, सीने के दर्द को आप लोग ऐसा नहीं मजाक में ले लो कभी भी। कोई भी आपसे अगर बोले कि उसके सीने में दर्द हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि 2 रुपए की गोली से खिला दी कि हाँ ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि उसको या हार्ट अटैक आने के चांस है। यानी कि जब पहले तो यही कंडीशन स्टार्ट होती है अंकल के, जैसे कैड हो गया या फिर तुम्हारा ये हो गया एंजाइना जैसे बोलते हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, ये होता है। आपने बहुत कंडीशन देखे होंगे जिसमें आदमी की होता है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है, घर में रखी हुई टैबलेट वगैरह होती नहीं होती हैं दर्द वाली, वो खा के सो गए, देखा पता लगा सोए वही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसमें यही तो होता है, आदमी उसको इंतजार करता है कि दर्द सही हो जाएगा हमारा ऐसे ही। लेकिन कभी भी कहीं भी दर्द हो तो आप सीरियस ना लो, चलेगा, जैसे और कहीं दर्द है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हार्ट में दर्द है और आपको एक ये बात है कि आदमी गांव के तो ये नहीं समझ पाते कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है या कहाँ दर्द हो रहा है, वो तो ये सोचते हैं पूरे यहाँ पे हो रहा है। अगर हार्ट में बाकायदा दर्द हो रहा है तो आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ पे हार्ट अटैक आने के चांस होते हैं। अगर सही टाइम से हॉस्पिटल आदमी पहुंच जाए तो वो आराम से सही हो सकता है, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं होती है। हाँ, एक होती है कार्डियक अरेस्ट, उसमें डायरेक्ट एकदम स्टॉप बीटिंग हो जाती है, हार्ट हमारा एकदम रुक जाता है गलती, वो कंडीशन प्रॉब्लम वाली होती है। बकाये कंडीशन में आदमी सही हो सकता है, ठीक है, अगर उसे सही टाइम से हॉस्पिटल पहुंचाया जाए तब। तो यहाँ पे कह रहा है एंजिना समझ गए, चेस्ट पेन, जब हमारी हार्ट मसल्स को क्या ना पहुंचे ब्लड, अगर प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे आता है हमारा टॉपिक हार्ट फेलियर। क्या था बेटा, अब यहाँ पे समझो आप लोग हार्ट फेलियर क्या है। यहाँ पे कह रहा है हार्ट फेलियर मींस the state of heart where it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the, इधर देखो, एक चीज है हार्ट फेलियर और दूसरा एक होता है हार्ट अटैक, क्या होता है, और तीसरा होता है कार्डियक अरेस्ट। क्या हुआ, कौन आया था अभी? प्रेमपाल, कहाँ से आ रहा है बेटा ये बताओ, कहाँ से आ रहा है, मिल के आ रहा है? हाँ भाई का तो नहीं करोगे। आप लोग यहाँ पे देखो, मैं आपको क्या बता रहा था, हार्ट फेलियर क्या बता रहा था। यहाँ पे मैंने कहा है हार्ट फेलियर का मतलब जो है वो स्टेट, बेटा बोलूंगा, जिसमें हार्ट जो होता है हमारा, ये ब्लड को प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पाता है जितना हमारी ब्लड सेल को चाहिए या हमारी बॉडी को जितनी उसकी नीड हो ब्लड की। अब इसमें कंडीशंस बहुत सारी हो सकती हैं, आप लोग बताओ, जो आपने कैच पढ़ा था कि वो कंडीशन नहीं हो सकती है, वो भी सकती है। इसके बाद और भी ऐसा हो सकता है कि ऐसे नोड सही से वर्क ना कर रहा हो, जिससे हमारा हार्ट सही से कॉन्ट्रैक्शन ना कर पा रहा हो, तो क्या इसमें आके तुरंत मर जाएगा? नहीं, ये तो एक कंडीशंस है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, हार्ट फेलियर। अगले देखो, कह रहा है इट इज समटाइम कॉल्ड कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कॉन्जेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। ये कह रहा है कभी भी ऐसा होता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स क्या होते हैं, लंग्स। अब आप लोग बताओ, लंग्स का और हार्ट का एक कनेक्शन नहीं है? क्या कनेक्शन है? हार्ट का काम यह है कि प्रॉपर ब्लड पंप करना, उसका काम इतना ही तो है। लेकिन हम लोग जोड़ देते हैं कि हार्ट क्या ऑक्सीजन को प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है। बेटा ऐसा भी तो सकता है कि हमारे लंग्स से ही ऑक्सीजन आ जाती हो, नहीं समझे बात को? ऐसा भी तो सकता है कि हमारे एरोलाई से ऑक्सीजन ना पहुंचती हो, तब भी तो हार्ट हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन क्या उसकी वजह से हार्ट को प्रॉब्लम नहीं हो सकती है? नहीं समझ में आपको? हो सकती है। अगर आप लोग सोचो बेटा, अगर आपके लंग्स हैं वो ऑक्सीजन प्रॉपर ना दे पा रहे हो ब्लड को, लेकिन हार्ट हमारा प्रॉपर काम कर रहा है,
लेकिन आप लोग बताओ हार्ट क्या तब भी वो कंडीशन होगी जिसमें ऑक्सीजन प्रॉपर सेल को या हमारी बॉडी को नहीं दे पाएगा। नहीं समझ में आया? तो प्रेशर किस पे बढ़ेगा? हार्ट पे। और इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? हार्ट फेलियर। दूसरी बात सुनो, जैसे आपने देखा होगा, वो कंडीशन बता रहा हूँ, आपने देखा होगा इंजन होता है, इंजन जो इंजन सबने देखा है यहाँ पे, जो पानी वो करता है, बोरिंग वगैरह होता नहीं है, जो खेत में पानी लगाते हैं, इंजन। आप लोग बताओ, इंजन हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंजन को मान लो हार्ट है। अब एक तो ऐसा इंजन बंद होगा जब उसमें तेल नहीं रहेगा, सही, तब भी बंद हो जाएगा, पानी नहीं दे पाएगा वो। दूसरा ऐसा भी हो जाता है कभी बोरिंग जो होता है वो पानी छोड़ जाता है, लड़कियां को पता है क्या? और क्या होता है, ये कह रहा हूँ मैं कि बोरिंग पानी छोड़ जाता है, तब भी तो पानी नहीं होता है, लेकिन उस टाइम इंजन तो पूरी रेस चल रहा होता है। अगर आप लोग बताओ लगातार वो पानी ना आए इधर साइड में, तो इंजन बेकार हो जाएगा, इंजन फट जाएगा। यही सेम कंडीशन यहाँ पे है कि लंग से ऑक्सीजन आ नहीं रही है और उसमें बेकार कौन हो रहा है? हमारा हार्ट, क्योंकि हार्ट प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा है। समझ गए आप लोग? ये कंडीशन है क्या? तो उसमें तो आदमी की रह सकती है, अगर पास में हो तो, अगर कोई पार्ट लग गया उसके तो वो खत्म हो जाएगा आदमी। वो तब इंजन फटता है जब उसमें पानी ना पहुंचता हो, जिससे वो गर्म हो जाता है ना चलते, और गर्म हो जाएगा तो फट ही जाएगा। ये देखो क्या तुम लोग समझ नहीं आया? इधर देखो, ऐसा होता है, आप तुम लोग शांत रहो, मैं समझा रहा हूँ। तुम लोग ये बताओ, तुमने इंजन देखा है? इंजन देखा है? नहीं देखा है? नहीं देखा है? अरे जब पानी खेतों में भरा जाता है, देखा है? सब लोगों ने देखा है? अब यहाँ पे देखो, इंजन हम चला दिया, उसमें क्या होता है, नीचे एक बोरिंग होता है, सही है? बोरिंग से पानी जो होता है, पानी बोरिंग से वो इंजन से होके खेतों में आता है। समझ में आया आपको ये बात? इंजन से होके, लेकिन उसमें देखो, इधर देखो, अरे रुक जाओ, ये देखो, अरे समझ तो दो। और इंजन में दो तरह से पानी आता है, एक तो पंखा होता है, उसमें से पानी खेत में जाता है, और थोड़ा पानी बोलो मत, अगले मत बोलो, और थोड़ा पानी इंजन के अंदर भी जाता है, जिससे इंजन गर्म ना हो, ठंडा रहे। अब आप लोग बताओ, अगर बोरिंग से पानी नहीं आएगा, ये देखो, बोरिंग से पानी नहीं आएगा तो एक तो पंखा से पानी नहीं जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंजन में भी तो पानी नहीं जाएगा, और इंजन में जाएगा तो इंजन गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर फट जाएगा। समझ गए हम लोग? तो ये होता है, क्लियर हुआ? तो ऐसे ही हमारा हार्ट का है। अभी तो देखो बेटा, हार्ट है हमारा, वो तो ब्लड प्रॉपर पंप कर रहा है, लेकिन अगर लंग से ही ऑक्सीजन ना जाए तो हार्ट का मतलब हम तो ये कहेंगे हार्ट प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पा रहा है मसल्स को और बॉडी टिश्यू। समझ गए? तो इसके बाद देखो, अगले देखो, बात करते हैं बेटा, चैप्टर खत्म करो। अगले कह रहा है हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। ये इधर देखो, हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हार्ट का किसी ना किसी कंडीशन में प्रॉब्लम आना, चाहे वो ऑक्सीजन ना आ रही हो, चाहे वो खुद की मसल्स को ऑक्सीजन ना पहुंचा पा रहा हो, सही है, वो कंडीशन। लेकिन कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, यानी कि हार्ट स्टॉप खुद से ही बीट स्टॉप कर दे, मतलब खुद से ही वो क्या ना कर पाए, चल ही ना पाए, तो इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। और अगले क्या है, और हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, तो इसका मतलब इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। अब तीनों में आप लोग डिफरेंस दिखा सकते हो। देखो, हार्ट फेलियर का मतलब हुआ कि ऐसी कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन प्रॉपर ब्लड मसल्स को ना जा पाए, सही है, या मैं बोल सकता हूँ किसी वजह से हार्ट जो हमारा है वो ऑक्सीजन को सप्लाई ना कर पाए हमारे बॉडी टिश्यू को जितनी जरूरत है, ठीक है। दूसरा, हार्ट अटैक का मतलब ये है बेटा जब हमारी हार्ट मसल्स डैमेज हो जाए, हार्ट की मसल्स ही बेकार हो जाए। क्यों? क्योंकि उन तक ऑक्सीजन आ ही नहीं पा रहा है, उनको खुद को प्रॉब्लम है। और कार्डियक अरेस्ट का मतलब है सिंपल सा, जब हमारा हार्ट क्या करते, स्टॉप बीटिंग, यानी कि हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेग्स होना खुद से ही बंद कर दे। समझ गए आप लोग? इसका सेम अगर मैं समझाऊं आप लोगों को, तो ये है जो एलईडी लगी हुई, ये एलईडी हार्ट मान लो, यहाँ पे एक तो ये तीन कंडीशन में नहीं चलेगी, या तो ये खुद बेकार हो जाए, दूसरा मैं यहाँ से बंद कर दूं, और तीसरा लाइट ही ना हो।
तब लेकिन तीनों कंडीशन बुझेगी तो यही बंदी होगी। ऐसे ही हमारा हार्ट का है कि या तो हमारा हार्ट में ऑक्सीजन न जा पाए हार्ट की मसल्स को, या हार्ट की मसल्स बेकार हो जाए, और तीसरा कंडीशन क्या है कि हार्ट खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना बिल्कुल बंद कर दे। क्लियर हुआ? तो ये बताओ, ये सारे डिजीज क्लियर नहीं आप लोगों को? क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया तुम्हारा। अब आप लोग एक बार रिवाइज करो इसको, और कोई किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो रिवाइज। हाँ क्या कर रहे बताओ? हाँ वो हो जाता है, सोडियम आयन वगैरह कम हो जाते हैं, तो सोडियम आयन बढ़ाने के लिए नमक खाया जाता है। हाँ सही रहता है। आयोडीन वगैरह होते हैं, आयन्स होते हैं उसमें, सोडियम आयन्स हो गए, पोटेशियम आयन हो गए, ये सब होते हैं। बेटा आयनिक बैलेंस भी हमारे ब्लड में सही होना चाहिए, समझ रहे? पढ़ो एक बार, बातें मत करो। पढ़ रहे हैं आप लोग? और किसी को डाउट नहीं है क्या? हो तो पूछो।
बातें कर रहे हो आप लोग? तो चैप्टर सब लोगों को कंप्लीट हो गया? बताओ किसी को डाउट हो तो। सर वो फैक्टर लिखो। किसका? विराजमान डिफरेंट कंटेंट एंटीबॉडी, ये कहना चाह रहा है विराजमान होता है उसमें डिफरेंट टाइप की दो एंटीबॉडी बेटा मेरे हिसाब से आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट हो गया सब लोगों को। किसी कोई डाउट तो नहीं है? किसी को बताओ कोई डाउट हो तो बता दो एक बार। अब आपकी कुछ किताब ऐसी है जैसे एमटीक्यू हो गई या कुछ भी हो गई, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, जो दिए हुए हैं किससे? क्लॉटिंग फैक्टर से। तो आप लोग एक बार ऐसा करो, हेडिंग डालो क्लॉटिंग फैक्टर और आप लोग उनके नाम लिख लो बस। जो 13 टाइप के होते हैं 13 के नाम लिख लो बस बाद में। सही है? तो यहाँ पे आप लोग ऐसा कर सकते हो, क्या बोल सकता हूँ मैं? अरे वो गाना ना चलता है देख लूँ खड़ा हुआ नहीं। आज तो हार्टी खिला हुआ है हमारा है उस दिन वाला। सही बेटा यहाँ पे क्या डालना है आपको? क्लॉटिंग फैक्टर। क्या डालना है? अगर रुको बोलो यूट्यूब पे जाना पड़ेगा ना। मैं जरा आपको वीडियो दिखाती है किसी एनिमेशन वाली। देखे रहे हो क्या करना है आपको? चलो कोई सा खोल दे। ये क्या आ गया? अरे इंस्टाग्राम हो गया, क्या हो गया है? ये किसका इंस्टाग्राम भाई? बंद करो इसे। ये उनका इंस्टा खुल रहा है, वो क्या बोलते हैं? और मैं अरे शॉर्ट वीडियो बहुत अच्छा। आप लोग बता दिया करो बेटा। यहाँ पे देखो बेटा, ये तुम्हारे क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है। क्या है? सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दूसरा लगाऊं? दिख रहा है सर। अब तो आपके पास सब सुविधाएं हैं तो जिन टेंशन में ले रहे हो। सही क्यों नहीं चल रहा है? डाउनलोड हो जाएगा ये? तो फायदा क्या निकलेगा डाउनलोड करके? फिर ढूंढना पड़ेगा उसे। ऐसा देखिए दिख रहा है क्या?
क्या लिखा है बताओ, पहले क्या लिखा है? तो सही है, क्लॉटिंग फैक्टर आपके 13 होते हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हारा पहला कौन सा है? फाइब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा क्या है? कैल्शियम, इसके बाद लेबल फैक्टर लिखा है, स्टेबल फैक्टर लिखा है। अरे कोई सही इमेज देखो, इसमें सही नहीं दिख रहा है। अरे मैं कैसे मालूम दिख रहा है? ये तो पता ही नहीं दिख रहा है। अच्छा खासा वही था क्यों? हाँ क्या? सर्दियों में PhD नहीं करनी खासकर। अब कैसा लग रहा है देखना? हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। दिख रहा है? चलो लिखो, फिलहाल में जो भी दिख रहा हो लिखो, लिख लो इनके नाम सबके। ये क्लॉटिंग पहले से सही लगाऊं, क्या करूं बताओ ना बेटा। सर दिख रहा है। चलो देखो, क्लॉटिंग फैक्टर लिखो सब नाम। बेटा ये फर्स्ट सेकंड ऐसे हम देखो, क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है ना। आप लोग 6 तक बस याद कर लेना खाली, और बकाया करना मत करना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देख लिया? और तो क्यों नहीं आया? लेकिन इसमें नाम गड़बड़ लग रहा है मुझे थोड़े से। पहले वाला सही था। मुझे सही बता रहा हूँ, गूगल पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। आप लोग करते रहते हो गूगल पे विश्वास, मुझे एक पैसे का नहीं है। कौन सा था वो वाला? बता देना। इसमें देखो नाम सब है, उसमें पता नहीं क्या था। आप लिखो ये वाले। सर इसमें तो सब चेंज है। हाँ तो चेंज नहीं है भाई, तो इसलिए तो मैं लिखवा रहा हूँ ये। चलो दिया पेन से लिख दिया, आपके इरेज कर दे। इरेज नहीं, काट दो हम तो। अपना नहीं लगेगा तो वही लिख रहा है, वही आते। अरे इसमें कुछ खाली 5 तक भूल जाते हैं बस, और कुछ नहीं भूल जाता बेटा। फिर बच्चों ने स्टार्ट किया है, यहाँ बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा फोटो मत ले, लिख दे, हो जाएगा। देख लो देख। तो रहा है, ठीक है, उसका नहीं है। पर स्टेबल फैक्टर के नीचे क्या लिखा है? देख लो क्या लिखा है। एंटी एंटी फ्रॉम एंटी न्यूक्लियर लिखा है सर। एंटी हीमोफिलिक। ये पूछो से नहीं जाते हैं, लेकिन मैंने देखा था क्वेश्चन था एक, तो मैंने लिखवा दे रहा हूँ। ये स्टार्टिंग के 3-4 याद रखना बस। इसमें डायरेक्ट 7 दिया है। अरे जो दिया है वो लिखो जल्दी से।
चश्मा लगा के 4 आंख पे जाती है। हमारी तो 2 ही हैं अभी भी। तो तुम जाना उसके बाद ये कहना मुझे आसमान में देखना है। इतना दिख जाए। बेटा ये लिखने के बाद इसका मतलब आपको चैप्टर अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। और हम लोग इसे क्वेश्चन लगाना अच्छे से। और हम लोग अब चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा? सही है। एक लिया बेटा, एक है सब लोगों ने। ये लिख लिया ये? क्या फैक्टर 13 है तो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फाइब्रिन स्टेब। अब दिख रहा है? अब तो और गंदा हो गया। अरे अपने फोन में जाकर देख लेना घर पे जाकर। देख लिया? चलो होगा कोई। आप लोग पहले 3 5 चीज ध्यान रखना, 3 बस से क्वेश्चन हो जाएगा कोई भी आएगा तो। फैक्टर फर्स्ट होता है फाइब्रिनोजन, सेकंड होता है प्रोथ्रोम्बिन और थर्ड होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इन 3 से क्वेश्चन कोई भी हो जाएगा। सही है? ऐसा आएगा तो हमेशा आएगा मैचिंग वाला। आपको 2-3 फैक्टर का पता हो तो आता है। सही है बेटा? और कैल्शियम 4 कौन सा है? कैल्शियम। क्लियर? तो बेटा आप लोग बताओ इस चैप्टर में अभी किसी को डाउट तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो? हो गया कंप्लीट आप लोगों का ये चैप्टर? ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? नया चैप्टर जिसका जो नाम है वो क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। चलो इसको समझते हैं थोड़ी देर, ठीक है? इसके बाद कल से मैं स्टार्ट करवाऊंगा इसको। और नया चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर में भी आप लोग छुट्टी वुट्टी मत करना, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे इस चैप्टर का नाम जो है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। यहाँ पे हम लोग जो बेसिकली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? किडनी के बारे में। हम लोग यहाँ समझेंगे कि हमारी बॉडी में कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। सही है? दूसरा हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में देखो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का मतलब आपकी बॉडी में बताओ। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल। क्या होता है? वेस्ट मटेरियल। और वेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं उनको बॉडी से बाहर किया जाता है, और उस बाहर करने को ही बोलते हैं एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? यानी कि बॉडी से खत्म करने को। दूसरा सुनो, दूसरा मैं क्या करूं? अब आप लोग बताओ, देखो एक तो आपका वेस्ट बनता है डाइजेस्टिव वेस्ट। कौन सा बनता है? दूसरा आपका बनता है रेस्पिरेटरी वेस्ट, जिसमें तुम्हारा क्या बनता है? CO2। क्या बनता है?
तो उसको हमने पढ़ लिया ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कि CO2 को हम कैसे बॉडी से बाहर निकालते हैं। डाइजेस्टिव वेस्ट बनता है उसको हमने पढ़ लिया डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा जो बनता है वो बनता है नाइट्रोजनस वेस्ट। कौन सा बनता है? नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब होता है कि ऐसा वेस्ट जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है, उससे आपकी बॉडी में 3 टाइप के वेस्ट मटेरियल बनते हैं। आपकी बॉडी में नहीं, किसी की बॉडी में। एक होता है अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया और तीसरा होता है यूरिक एसिड। ठीक है, जैसे हम लोग बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं यूरिया, क्या करते हैं? मैंने आपको बहुत बार बताया है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो करते हैं अमोनिया और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं यूरिक एसिड। यानी कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से कैसे एलिमिनेट करना है वो हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो मेन ऑर्गन हो यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? किडनी के बारे में। हम लोग समझेंगे कि हम लोग बॉडी से कैसे यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं और हम ये भी समझेंगे कि कौन अमोनिया का करता है और कौन यूरिक एसिड का करता है। सिंपल सा अगर हम देखें तो आपको पता होगा बेटा, एक्सक्रीशन के लिए हर एनिमल्स के पास अलग अलग क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। क्या सबके पास एक जैसा होता है? नहीं। जैसे आपने देखा होगा फिलिंग सेल, वो भी किसके लिए थी? एक्सक्रीशन के लिए। किसमें थी? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ऐसे ही आपने अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग एनिमल्स देखी, लेकिन हम लोग यहाँ पे कॉर्डेटा की बात करेंगे जिनके पास क्या होती है? किडनी होती है। यानी किडनी होती है और यहाँ पे क्या बनता है? जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बनता है हमारी बॉडी में, उसको हम लोग यूरिन के थ्रू क्या करते हैं? पास आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा आपको समझाऊं, तो आप लोगों को पता है नाइट्रोजनस वेस्ट को देखते हुए या एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी कि एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए एनिमल्स अगर उसके हिसाब से देखें 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। एक ऐसे एनिमल होते हैं जो पानी में ही रहते हैं, हमेशा कहाँ रहते हैं? पानी में ही रहते हैं। एक ऐसे एनिमल होते हैं जिनके पास ना तो बहुत ज्यादा पानी होता है और ना ही बहुत कम पानी होता है, मतलब एवरेज पानी। जैसे हम लोग हैं, हम लोग बिना पानी के रह भी नहीं सकते। और क्या हम लोग वाटर में रहते हैं? नहीं, हम लोग वाटर में भी नहीं रहते। तो इसका मतलब हम लोग हो गए एवरेज वाटर वाले। तीसरे वो होते हैं जिनके पास पानी की बहुत कमी होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई पक्षी है, सही है, कौवा है, तोता है, कुछ भी है, तो वो ऐसा ना गिलास से पानी पी रहे हैं, वो हवा में उड़ रहे हैं, उन्हें कभी कभी प्यास लगती है, तो आके बेचारे पी लेते हैं उनके पास तालाब वालाब में। ठीक है, तो उनके पास हम बोल सकते हैं पानी की क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी। ऐसा भी नहीं कि बहुत ऊपर कोई बर्ड्स है उसको प्यास लगी तो वो नीचे आएगा फिर देखेगा पानी कहाँ पे है तो पिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं, उनके पास हमेशा पानी रहता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे ज्यादा पानी में रहता है, हमेशा पानी में रहता है, वो एक्सक्रीट आउट करता है अमोनिया। कौन करता है? किसको करता है? जिसके पास एवरेज पानी होता है वो करता है किसका? यूरिया। और तीसरे वो एनिमल जिसके पास पानी बहुत कम होता है वो करते हैं यूरिक एसिड। क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए बॉडी से सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए सबसे मिनिमम मतलब यानी कि एवरेज पानी की जरूरत पड़ती है आप लोगों को पड़ती है, और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। तो कल मैं आप लोगों को ये सब चीजें बताऊंगा कि कैसे अमोनिया करते हैं, कैसे यूरिया करते हैं, कैसे हमारी बॉडी में भी क्या बनता है? अमोनिया। क्या बनता है? लेकिन अमोनिया हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है यूरिया में, और उसको कौन करता है? लीवर। कौन करता है? यानी कि हमारी बॉडी में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है, इसको करता है लीवर। और इसके बाद यूरिया जो कन्वर्ट होता है वो होता है यूरिन में, जिसको करता है कौन? किडनी। तो हम लोग समझेंगे कैसे किडनी फंक्शन करती है हमारी। अगर आप लोग ये भी समझेंगे कि अगर आप लोग एक किडनी बेच दोगे तो कैसे आईफोन मिलेगा, और दूसरा हम लोग समझेंगे कि कैसे करके हम लोग यूरिनेशन करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कल पढ़ेंगे। टाइम देखो कितना हो गया, 28 हुए अभी। तो इसके बारे में कल पढ़ेंगे फिर। ठीक है, और कल हम लोग बात करेंगे अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की। वैसे मैंने आपको बताया अमोनिया और यूरिया और यूरिक एसिड के हिसाब से एनिमल कितने टाइप के? 3 टाइप के। ठीक है, तो इसके बाद कल बात करते हैं। और बेटा सभी लोग एक बात ध्यान रखो, पहले सुनो मेरी बात, अभी कॉपी में रखो। पहली बात यह है कि अगर शाम को लिंक आए तो सबसे पहले आया करो लाइव। आप लोगों को लग रहा है बेटा ये काम इसलिए स्टार्ट हुआ है, आपको समझ नहीं पा रहे हो। ये काम इसलिए स्टार्ट हुआ है कि जो बच्चे ऐसे हैं खाली यहाँ से जाके किताबें फेंक देते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि शाम को पढ़ना भी होता है। उनको याद दिलवाने के लिए काम किया जा रहा है, जिससे आप लोगों को ध्यान रहे कि अरे क्लास लेनी है, इसका मतलब पढ़ाई भी करनी होती है शाम को। समझ रहे हो?
वरना बेटा हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आप लोगों को एक्स्ट्रा 1 घंटा दें, और वो भी कहते हैं कैसे है आरती कहेगी सर फिर पैसे की बात करने लगी। यानी कि पूरे दिन पढ़ाने के बाद फिर भी आप लोगों को टाइम निकालते हैं, वो हमारा 1 घंटा बेकार नहीं होता, हमारे होते हैं 2 घंटे बेकार। आधा घंटे पहले जाना पड़ता है, फिर आधे घंटे तक आप आते हैं रूम पे, मतलब सोचो कितना टाइम वेस्ट होता है। तो आप लोग इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग, अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं थोड़ा सा और आपके लिए जाते हैं अगर, तो आप लोग भी जो रूम में आप लोग भी रूम में बैठे बैठे मोबाइल तो ऑन कर ही लिया करो, जिससे थोड़ा अंदर से हमें खुशी मिलेगी बच्चे इतने सारे ऑनलाइन हैं और बच्चे इतना प्रयास कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। सर आप अपने रूम में बैठ के क्लास ले लिया करिए। रूम में बैठ के बेटा बैकग्राउंड से ही नहीं आएगा जरूरी है बैकग्राउंड, कहीं पे तो कपड़े होंगे पड़े हुए, कहीं पे कुछ खाना पड़ा होगा, इसलिए वो थोड़ा अलग मटेरियल है, इसलिए वो थोड़ा सा एक और होता है। मेरा एक मानना ये रहता है कि जहाँ पे तुम एक तुम्हारा होता है कि एक वो कि जहाँ पे तुम्हारा एक माहौल बने पढ़ाई का, अब वो हमारा रूम पे नहीं है बिल्कुल भी, समझ नहीं आ रहा। तुम रूम में चलेगा तो 1 घंटा सफाई करोगे पहले इसके बाद ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को वो चीजें मत, वो जो हम लोगों से आते हैं तो कपड़े धुलने पड़ते हैं कहाँ पे, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को वो काम, मतलब हमें खुद जाना पड़ता है, इससे माहौल बन जाएगा हमारा पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश किया करो कि आप लोग रूम पे बैठे बैठे ऑनलाइन तो आ ही सकते हो, ठीक है ये काम। और आज मैं देख रहा हूँ 40 से कम बच्चे ना आए, बेटा ध्यान रखना, और अगर आए तो मैं खत्म कर दूंगा लीलाबाजी, मतलब मैं नहीं करूंगा फिर क्योंकि 30-40 बच्चे तो ऑनलाइन आते हैं। क्लास खत्म होने के बाद भी आते हैं, मतलब क्लास होने वाली होती है। तो मैंने कहा टाइम 9 बजे दिया है हम लोगों को, फिर भी आते हैं और 9 बजे अगर मैं 9 बजे लिंक ना भेजूं तो मान लो कि आज सर जी को कोई काम है और बिजी है थोड़ा सा, आज नहीं आ पाएंगे, ठीक है। और अगर लिंक भेज दूं अभी तक तो ठीक है, ठीक है। सर कभी 8 बजे आता है, कभी 8 बजे। मैं 9 बजे ही देता हूँ, मैं 8 बजे कहाँ देता हूँ। हाँ उस दिन उस केमिस्ट्री का सर ने दे दिया था तो मैंने 8:30 बजे दे दी, वरना 9 बजे देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और सेकंड बेटा मेहनत से पढ़ाई करो सभी बच्चों, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऐसा नहीं कि क्लास होने के बाद हम सो गए, सोना नहीं है, उसके बाद भी कंटिन्यू पढ़ाई करनी है 4-5 घंटे, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर हम लोग नए चैप्टर के साथ, और सभी लोग कल के लिए वेट करेंगे। सर वीडियो चल रही है। चलने तो 27 से